ये भी कर लिया। जी सर। ये बहुत कम आता है, देखो फायर का ज़्यादा आता है, मशीनरी का ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा आता है, बाकी ये दोनों कम आते हैं, पेट्रोकेमिकल वाला ज़्यादा आता है। तो फिर भी ये वाला भी मार्क कर ही लेना, क्या पता आ जाए, पता नहीं। मतलब इन दोनों में, इनमें से 2 क्वेश्चन वो आपको देते हैं। अब आ गया रिपोर्टिंग। कंट्रीब्यूशन आपने समझ लिया था। रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्ट कैसे बना के सबमिट करता है। तो सर्वेयर भैया, इफेक्टिव सर्वेयर कैसे बनता है? टेक्निकल कॉम्पिटेंस से, स्पेशलाइजेशन से, प्रोफेशनलिज्म से, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी, उनकी कंडीशन कैसे काम करती है, प्रॉम्प्टनेस, कितना जल्दी सर्वे करता है, कितनी जल्दी रिपोर्ट देता है, कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट देता है। थोरो गोइंग अप्रोच मतलब ढंग से अपना काम करना। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब वो अपनी रिपोर्ट में क्या कहना चाह रहा है उसको ढंग से लिखना। एबिलिटी टू लुक इनटू intricacies of the reported claim and resolve dispute through effective discussion with the insured and insurer। अगर कोई डिस्प्यूट है तो इंश्योर्ड और इंश्योरर से बात करके रिजॉल्व करना। उसके बाद में सर्वेयर की रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर के हाथों से भी निकलती है, जो कि क्लेम सेटलमेंट होने के बाद होती है। तो सर्वेयर को ये ध्यान में रखना चाहिए, मेरी जो रिपोर्ट है वो अभी तो पेमेंट हो जाएगी लेकिन बाद में ऑडिट में भी आ सकती है। उसके बाद में अपन इस मुहावरे को अंडरलाइन कर लेंगे। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। ये मुहावरा किसके लिए कहा गया है? क्वालिटी रिपोर्ट के लिए। या फिर उल्टा भी सवाल आ जाएगा कि क्वालिटी रिपोर्ट के लिए कौन सा मुहावरा है, तो द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। अगर क्लेम कोई भी बिना क्वेरी के सेटल हो जाता है तो वो एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। एसेंशियल of survey report are that it should be clear, concise, accurate, logical and well presented। जो सर्वे के एसेंशियल पार्ट है वो क्लियर, एक्यूरेट, कंसाइज, प्रिसाइज और लॉजिकल और वेल प्रेजेंटेड होने चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आपने सर्वे रिपोर्ट में क्या कहना चाहा है। मिनिमम इंश्योर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो आपकी रिपोर्ट में देखे कॉज ऑफ लॉस विच इंश्योरर लाइबिलिटी अंडर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। कॉज ऑफ लॉस के ऊपर आपके कमेंट और इंश्योरर की लाइबिलिटी के ऊपर आपके कमेंट। ब्रीच ऑफ वारंटी अगर कोई है तो। मेथडोलॉजी ऑफ ग्रॉस असेसमेंट ऑफ, कौन सा मेथड आपने काम लिया ग्रॉस लॉस असेसमेंट के लिए, और डॉक्यूमेंट क्या क्या डिटेल और लॉस के प्रूफ क्या क्या लिए हैं। डिटेल ऑफ लॉस एडजस्टमेंट इन जनरल, वही डेप्रिसिएशन, सालवेज रिकवरी वगैरह, सालवेज वगैरह कैसे किया है। कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन लाइबिलिटी, सबसे एंड में जो लिखते हो कि क्लेम पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लॉस मिनिमाइजेशन मेजर, जो आपके द्वारा लिए गए और जो आपने रिकमेंड किए हैं कि आगे भी हमने कस्टमर को बोला है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे दो फायर एक्सटिंग्विशर और लगाओ। टाइप ऑफ सर्वे कितने होते हैं सर? 4 होते हैं, स्पॉट, प्री, फाइनल, जॉइंट। जॉइंट सर्वे में 2 सर्वे जाते हैं। स्पॉट सर्वे फॉर मोटर पॉलिसी, स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट होता है। मोटर के अंदर स्पॉट सर्वे जो होता है वो जहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है वहां पे होता है, बिफोर इट इज शिफ्टेड, गाड़ी के वर्कशॉप या इंश्योर्ड के प्रीमाइसेस में शिफ्ट होने से पहले। इसका पर्पस क्या होता है? रिकॉर्ड विजिबल डैमेजेस, पर्टिकुलर ऑफ व्हीकल एंड रिलेटेड डैमेजेस, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ड्राइवर कंफर्म करना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से। इसमें सर्वेयर क्या यूज करता है? प्रिंटेड फॉर्मेट करता है, जो कि कॉमन है सर्वे रिपोर्ट के अंदर। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्पॉट सर्वे क्यों किया जाता है मोटर में? तो विजिबल डैमेज को नोट करना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। कॉज ऑफ एक्सीडेंट एज एलिसिटेड बाय ड्राइवर, ड्राइवर कॉज ऑफ एक्सीडेंट कैसे बता रहे हैं, तो ये सारी अंडरलाइन कर लो, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये चार तो आपको वैसे ही याद होंगे भाई। स्पॉट प्री फाइनल ये तो सबको पता है, जॉइंट सर्वे एक नया है बस। जॉइंट सर्वे मोस्टली आप मोटर में होता नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में शायद ना हो। एक सर्वेयर को प्रीलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट इंश्योरेंस के द्वारा भी कहा जा सकता है, भाई प्रीलिमिनरी सर्वे करो और अपनी रिपोर्ट दो। इन सेकंड केस, अगर बड़ा लॉस है या अथॉरिटी को लग रहा है कि एक और सर्वे लगाना चाहिए, तो वो जॉइंट सर्वे भी दे सकते हैं। उसके बाद में एक और टाइप की रिपोर्ट है जो बाद में बनती है, वो फाइनल सर्वे रिपोर्ट है। उसके अंदर क्या क्या होता है, थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, बिल्कुल समझाने लायक कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में क्या क्या होता है, डिटेल्स ऑफ अकरेंस एज रिपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ लोकेशन कहाँ पे हुआ था, कॉज ऑफ लॉस, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ लॉस, एनी अदर रेलेवेंट डिटेल। फाइनल सर्वे रिपोर्ट, अपॉन फाइनलाइजेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लॉस duly concurred by insured, the surveyor must prepare without delay, prepare necessary support of evidences, तो करके इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है फाइनल सर्वे रिपोर्ट का, हर सर्वेयर अपने अलग अलग हिसाब से बनाता है। जनरली मरीन कार्गो की जो रिपोर्ट है और मोटर की रिपोर्ट है वो दो पार्ट में बनती है। पहला रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, हाँ कैसे बनेगी प्रेजेंटेशन, मोटर पॉलिसी के अंदर प्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है, ये होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन से पार्ट के अंदर, या ऐसे भी पूछ सकता है कि पार्ट 1 प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या डालेगा, चार ऑप्शन दूसरा दे देगा, एक ये दे देगा, या फिर चारों ये दे देगा और ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन दे देगा। तो अपने को ये याद रख के जाना है कि पार्ट 1 प्रेजेंटेशन में मोटर पॉलिसी में क्या होता है, व्हीकल डिटेल, गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, फलाना ढिमकड़ा, कब लॉस हुआ है, कमर्शियल व्हीकल में परमिट वगैरह की डिटेल, नेम और ड्राइवर, पॉलिसी की डिटेल, और इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्वे। इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्वे भी पार्ट 1 प्रेजेंटेशन में आ रहा है। बी मरीन कार्गो, मरीन कार्गो के पार्ट 1 में क्या आता है, मरीन कार्गो के मतलब दो पार्ट में बनती है, एक सर्वे रिपोर्ट और एक लॉस असेसमेंट, ये दो पार्ट हो गए। तो अब जो पार्ट 1 है उसके अंदर क्या क्या रहा है मरीन कार्गो में, नेम एड्रेस ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का, किसको जा रहा है किसको जाना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसाइनमेंट, डिटेल ऑफ वॉयज, आर नंबर, पोर्ट ऑफ लैंडिंग, डेटा ऑफ फलाना ढिमकड़ा, ये पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये लैंडिंग रिमार्क, ये पढ़ते ही समझ जाओगे मरीन कार्गो है। पॉलिसी डिटेल, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंश्योर्ड, इंश्योरर, पॉलिसी डिटेल कब से कब तक है वो सब, डेट ऑफ सर्वे अप्लाइड फॉर, डेट ऑफ सर्वे अंडरटेकन, कब सर्वे दिया था कब सर्वे किया, इनवॉइस डिटेल, बिल ऑफ एंट्री डिटेल इन केस ऑफ इम्पोर्टेंट कंसाइनमेंट, डिटेल ऑफ रिकवरी राइट प्रोटेक्शन मेजर टेकन, कि भाई वहाँ पे हमने फटाफट से एंट्री लेके ये मेजरमेंट लिए, डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसाइनी एंड कैरियर प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्वे। कैरियर का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोर्टर, मतलब जो जहाज का मालिक है या जो गाड़ी रोड, मान लो कोई ट्रक से जा रहा है तो ट्रक का जो जैसे गोल्डन ट्रांसपोर्ट है, ये इसको बोलते हैं कैरियर। जनरली ये प्रेजेंट की जाती है प्रिंटेड फॉर्मेट में, प्रिंट कंप्यूटर से निकाल के दी जाती है, और अलग अलग फॉर्मेट इसके सर्वे द्वारा बनाए जाते हैं। अब पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में होता है मरीन कार्गो के अंदर बैकग्राउंड डिटेल ऑफ रिपोर्ट, कहाँ से कहाँ जा रहा था, क्या माल जा रहा था, डिटेल में होता है। ऊपर तो हो गया ब्रीफ में क्या जा रहा था, चाय जा रही थी, इसमें पूरी बैकग्राउंड डिटेल है, इतने कट्टे इतने ये डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड, पॉलिसी में क्या कवर है,
डिटेल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फिजिकल विजुअलाइजेशन। फिजिकल विजुअलाइजेशन मतलब आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, क्या डैमेज था, जैसे स्पॉट रिपोर्ट बनाते हैं ना, चेसिस फाउंड स्लाइटली बेंड, विंडशील्ड ग्लास ब्रोकन, इस टाइप से। Implication of object damage, cause of loss, assess salvage recovery, net insured liability after loss adjustment, इसको क्या बोलते हैं, लॉस असेसमेंट पूरे को। मोटर में क्या होता है, कॉज ऑफ लॉस आएगा, प्री या स्पॉट की कोई रिपोर्ट है उसका रेफरेंस आएगा, डिटेल्ड एस्टीमेट आएगा, रीजन फॉर डिसअलाउ, अगर कोई पार्ट डिसअलाउ कर रहे हो तो उसका रीजन आएगा, फाइनल रिकमेंडेशन क्लेम पे होना चाहिए होगा वो होगा। तो ये रिपोर्ट नहीं, जरूरी नहीं है कि 2 पार्ट में ही हो, हर सर्वर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाता है, पर नॉर्मली ऐसा होता है कि 2 पार्ट में दी जाती है। ये जो गाइडलाइन है ये नए सर्वेरों के हिसाब से भी दी हुई है ताकि उनको मदद मिले, इसे 2 पार्ट में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। रिपोर्ट हर सर्वेयर अपना अलग अलग फॉर्मेट में बनाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज उसके अंदर ये इनपुट होते हैं। क्या क्या होते हैं, अब यार इसके अंदर तुमको मैं बोलूँ याद करने का कि नहीं बोलूँ, अब ये चीज़ें इतनी सारी है, इसमें क्या आता है, वही है, थ्योरी है ये पूरी। तो ये है इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी पर्टिकुलर। तो आपसे सवाल पूछेगा कि पॉलिसी पर्टिकुलर के अंदर क्या आता है, तो जैसे कि इंस्ट्रक्शन है, पहला पार्ट पढ़ते हैं हम। इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर सर्वेयर क्या लिखेगा कि कहाँ से सर्वे हमको मिला और आप ये सर्वे है वो किसके इंस्ट्रक्शन से कर रहे हो, कौन सी ब्रांच से मिला, कितनी तारीख को मिला, डिविजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस जो भी है वो इसके अंदर होगा। तो ये इसमें आप ध्यान रख लेना, चाहे इसको अंडरलाइन कर लो कि कहाँ से कहाँ तक आपको मिला था। और ये रिपोर्ट के शुरू में होता है। उसके बाद पॉलिसी पर्टिकुलर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या क्या आएगा, पॉलिसी नंबर, नेम एड्रेस, कैसी पॉलिसी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क, क्या चीज़ का रिस्क इसमें कवर किया गया है, वैलिडिटी, सम इंश्योर्ड, डिस्क्रिप्शन अफेक्टेड आइटम, जो आइटम अफेक्टेड हुए उनकी डिटेल, पर्टिकुलर ऑफ क्लॉजेस, कोई क्लॉजेस अगर उसमें स्पेशल लगे हैं या कोई उसमें अगर कंडीशन अप्लाई हुई है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे पॉलिसी पर्टिकुलर में देगा। जैसे कि मान लो कि कोई एड ऑन है, मान लो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी है, तो वो क्लॉज यहाँ पे वो लिख के देगा कि पॉलिसी में रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज है, वो पॉलिसी पर्टिकुलर के खांचे में डालेगा। अगला खांचा आता है पर्टिकुलर ऑफ इंश्योर्ड, इसके अंदर ये है ना, ये इतना इतना ही अंडरलाइन कर लो आप, तो नहीं पूरा कर लो यार, यहाँ से लेके कर लो। ये आपका क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलर ऑफ इंश्योर्ड में क्या डालते हैं, एन इनसाइट टू बैकग्राउंड ऑफ इंश्योर्ड, इतना ही आता है वैसे नॉर्मली, लेकिन इसके अंदर और भी पढ़ लेते हैं अपन क्या देगा। इसमें क्या क्या डिटेल होती है, इंश्योर्ड के बिजनेस की, इंश्योर्ड क्या काम करता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या है, एनुअल टर्नओवर क्या है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, फर्म है तो प्रोप्राइटरी है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, मोरल हजार्ड क्या है, वो भी पर्टिकुलर ऑफ इंश्योर्ड में ही आता है, तो मोरल हजार्ड को भी अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो भी जानकारी होती है इंश्योरर को रिन्यूअल के टाइम में हेल्प करती है। बाकी कचरा दिमाग में डालने से मतलब नहीं। पर्टिकुलर ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिस्क, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिस्क अंडरराइट किस चीज़ का किया है, तो उसके अंदर ये वाली अंडरलाइन करेंगे कि इसके अंदर विथ ऑल द डिटेल रेलेवेंट और क्लेम प्रोसेसिंग इन रिगार्ड टू इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड कवरेज, जो चीज़ का इंश्योरेंस किया है उसको हम पहचानेंगे कैसे और कितने हद तक अपन ने कवर किया है, वो सारा इसके अंदर आएगा। जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट है, फुल बॉडी स्कैनर है, एमआरआई सिस्टम है, इनका कॉमन यूज़ क्या है, इसमें कंज्यूमेबल क्या है, क्या चीज़ कवर की है क्या नहीं की है,
ये सारा इस खांचे में आएगा। उसके बाद में ये वाले अंडरलाइन कर लेंगे। प्रिपेयरिंग अ क्लेम नोट, क्लेम नोट बनाना किसको अच्छा नहीं लगता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एट लोअर लेवल, जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको क्लेम नोट बनाना इरिटेटिंग लगता है। तो वो चीज़ सर्वर को ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे मेरी रिपोर्ट इस तरह पढ़ी जाएगी। इसके अंदर क्या क्या आएगा? डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन, फायर के हिसाब से बता रहा है, बिल्डिंग कैसी है, कितने मंजिल की बिल्डिंग है, तो वो आप नाम से समझ जाओगे। पर्टिकुलर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी, क्या उसमें माल बन रहा है, नेचर ऑफ अफेक्टेड प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ हाउसकीपिंग, कैसे रख रखाव किया जाता है, टाइप ऑफ एक्सपोजर, वुलनरेबिलिटी टू इनंडेशन, फलाना ढिमकला, डिटेल ऑफ प्रीवियस सिमिलर अकरेंस, पहले भी कोई अगर ऐसा हुआ है नुकसान और उसके प्रिकॉशन इंश्योर्ड ने इस बार लिए हैं कि नहीं लिए, ताकि वो सेम नुकसान रिपीट ना हो। उसके बाद में इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर सर्वेयर जो है वेरिफिकेशन डालता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, ठीक है, ये वाला अंडरलाइन कर लो। उसके अलावा क्या डिटेल होती है इसमें? नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ अदर थ्रू असाइनमेंट। इसका मतलब अगर वो माल मान लो इंग्लैंड पहुंच जाता तो उसका इंटरेस्ट किसमें होता है, उसके अलावा बायर का हो जाता तो वो लिखेगा। उसके अलावा अगर इस पर कोई एचपीएन है, कोई लीज पे है गाड़ी, या कोई मॉर्गेज है, तो उसका इसमें डिटेल आता है कि जिस बैंक ने लोन दिया उसका भी इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। डिटेल्स ऑफ अकरेंस, कि भाई लॉस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो उसके अंदर आपको ये वाली लाइन आएगी। यहाँ तक आपको पूरी याद करनी है, ये इसके साथ कनेक्ट होगी। डिटेल ऑफ अकरेंस में आएगा फैक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ द अकरेंस एज इन्वेस्टिगेटेड एंड कंफर्म मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सीक्वल मैनर। ये किसमें होगा? डिटेल ऑफ अकरेंस में। डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस, वेदर अकरेंस टुक प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर, नॉन वर्किंग आवर, आई विटनेस है कि नहीं है, नुकसान होने के बाद में क्या क्या किया, जैसे आग लगी तो आग बुझाई नहीं बुझाई, बुझाई तो किसने बुझाई, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। क्वेश्चन जो आता है वो ये अंडरलाइन कराया इसमें से आता है। अप्रोक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस, सिंपल सा है, ये देखना जरूरी है कि लॉस कवर है या नहीं, उसके लिए अपने को क्या चाहिए? अप्रोक्सीमेट कॉज। अब इसके अंदर ये कॉज ऑफ लॉस आएगा कीवर्ड, तो अप्रोक्सीमेट कॉज जवाब दे ही दोगे। और कोई क्वेश्चन इसमें से बन नहीं रहा है, ये वाला बन रहा है कि सर्वेयर जो है, सर्वेयर शुड प्रेजेंट डिटेल एनालिसिस ऑफ पॉसिबल कॉजेज, ये किसमें आएगा? अप्रोक्सीमेट कॉज में। इसको अंडरलाइन कर लो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, वेल्डिंग, ये पता नहीं क्या है, स्मोकिंग, एग्जॉस्ट फ्रॉम पासिंग व्हीकल, और उसकी ओपिनियन देगा कि प्रोबेबल कॉज ऑफ लॉस विथ अवेलेबल एविडेंसेस क्या हो सकता है। कुछ केसेस में क्लियर कॉज ऑफ लॉस नहीं आ पाता, तो वहां पे वो भी लिख सकता है कि इस पे मेरा ये ओपिनियन है, आप सेकंड ओपिनियन भी ले लो। कई जगह कॉज ऑफ लॉस पे अगर कुछ टिप्पणी करनी होती है तो सर्वेयर जो है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे केमिकल टेस्ट, लैब, मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स, पुलिस इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, न्यूज़पेपर, इनकी रिपोर्ट भी लगा सकता है। जैसे कि आप मानते हो कि भाई फ्लड का लॉस है, तो कोई प्रूफ है आपके पास कि उस समय आपके शहर में फ्लड आई थी, तो कोई न्यूज़पेपर वगैरह कस्टमर लाके देता है, वही सेम चीज़ है। एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस, कितना नुकसान हुआ है। अब आपका इसमें ये क्वेश्चन आता है कि सर्वेयर जो है
वो फर्निश करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ द ऑब्जर्व डैमेजेस। किस में करता है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, डिटेल ऑफ अकरेंसेस, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, तो उसमें से अपने को लेना है एक्सटेंट ऑफ डैमेज। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन कर लो। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसी में से आता है कि एविडेंस फर्निश्ड बाय सर्वेयर इन फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, वो भी एक्सटेंट ऑफ डैमेज में दिया जाता है। और उसके अंदर क्या दिया जाता है? रिपेयर, रिप्लेसमेंट और साल्वेज ऑप्टिमाइजेशन, ये एक्सटेंट ऑफ डैमेज में दिया जाता है। लॉस असेसमेंट डिटेल में क्या देगा? प्रोवाइड डिटेल ऑफ अफेक्टेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी खराब हुई है, उनकी एक यूनिट की क्या रेट है, और इंडिविजुअल अलग अलग, जैसे आप देते हो ना फेंडर इतना और बम्पर इतना, उस हिसाब से किसकी कितनी लेबर दी, ऐसे। तो सिंपली इसको नॉर्मली क्वांटिटी और रेट में दिया जाता है। मेथडोलॉजी अलग अलग हो सकती है, उस हिसाब से सर्वे रिपोर्ट भी फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में आ गया लॉस एडजस्टमेंट डिटेल। अब यहाँ पे असेसमेंट हट गया, असेसमेंट ऊपर हो गया, अब आ गया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या आएगा? वही 4 चीजें, डेप्रिसिएशन, साल्वेज, एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड मतलब अंडर इंश्योरेंस, ये और एक्सिस, ये सब किस में आता है? लॉस एडजस्टमेंट में। बस बाकी तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस के अंदर ये आ ही जाएगा आपका, बाकी मत करो, इतना ही करो। इंश्योरेंस लायबिलिटी या ब्रीच ऑफ वारंटी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कोई वारंटी वगैरह कंडीशन ब्रीच हुई है तो इसके अंदर लिखा जाएगा। ये वाला अंडरलाइन कर लो। कमेंट्स ऑन कंप्लायंस ऑफ वारंटी, कि भाई इंश्योर्ड ने कोई भी वारंटी वगैरह ब्रीच नहीं किए, ये जो कमेंट होते हैं। और आपका क्लेम मेरी ओपिनियन में बनता है या नहीं बनता है, या कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इंश्योरर कह रहा है कि नो क्लेम है, आप कह रहे हो कि क्लेम पेएबल है, तो उसका भी रीजन लिख के आपको रिपोर्ट देनी है। उसके बाद में लास्ट कॉलम आता है अदर इश्यूज। अदर इश्यूज के अंदर क्या लिखते हो? रिमार्क्स। रिमार्क्स वाले फील्ड में क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीड बैंक क्लॉज, रीइंस्टेटमेंट इफ कैरिड आउट, सजेस्टेड लॉस मिनिमाइजेशन, परसीव्ड मोरल हैजार्ड, अप्रोप्रिएशनमेंट ऑफ एडजस्टेड लॉस इफ को इंश्योरेंस एग्जिस्ट। अगर को इंश्योरेंस है तो अप्रोप्रिएशन कैसे होगा, कौन सी कंपनी कितने रुपए देगी, ये इसके अंदर आएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आता है, इन ड्राफ्टिंग सर्वे रिपोर्ट सर्वे शुड एंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल, उसके अंदर वही स्टेटमेंट हो जो फैक्ट हो, और वो अपना ओपिनियन दे, ऑर्डर नहीं दे भाई नो क्लेम कर दो या पे कर दो। और ऐसी कोई चीज ना लिखे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हो, जिसके पीछे कोई अपने पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ ना हो। ऐसी चीज लिखने से सर्वे बचे। अब क्या आ गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया। इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ। डबल एंट्री बुक कीपिंग सबको ध्यान है ना? डेबिट क्रेडिट करते हैं उसको डबल एंट्री बुक सिस्टम कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट वाले का है ना, जिसमें एक जने को डेबिट किया जाता है और दूसरे जने को क्रेडिट किया जाता है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग है। डेटर कौन है? एक पर्सन जो ओन कर रहा है कुछ, जिसके पास आपका कुछ है।
क्रेडिटर जो आपको कुछ दे रहा है। ये सब समझाऊंगा तो लफड़ा है। एसेट लायबिलिटी आप समझते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बनाते हैं रियल अकाउंट्स।
ये मैंने आपको दे दिए हैं 4 नंबर, ठीक है सर? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, यस सर। व्हाट्सएप पहुंच गया सबको? अभी सबको अलग अलग बनाने का क्या था, तुमसे बनता ही नहीं, इसलिए मैंने कहा नहीं भेज, ठीक है ना? अरे यार ये बोल्ड करना रह गया था, आप देख लेना अपने हिसाब से, समझ लेना। ये पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके नंबर आएंगे 0 या 1। मैंने जितना भेजा है ना सिर्फ उसको पढ़ना, 4 नंबर आएंगे 5 में से, ठीक है सर? ये आपको रट के जाना है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें फिर भी जाना तो आपको रट के ही पड़ेगा, 5 नंबर चाहिए तो। रियल अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो हाथ लगा सकते हैं अपन, जो अपने को दिखते हैं, जैसे कि कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रिंटर, कुछ भी बिल्ड, आपका टेबल, कुर्सी, सोफा, कुछ भी हो सकता है। जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, रियल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं?
4 ऑप्शन दिए होंगे। तो रियल अकाउंट में डेबिट उसको करते हैं जो आता है। फर्नीचर आया तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर गया तो क्रेडिट। जैसे कैश का ले लो, कैश आया तो अपन कैश को क्या करेंगे, डेबिट। कैश गया तो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट किसी भी कंपनी या आदमी के नाम से जो खाता हो, जैसे जयप्रकाश जी के नाम से खाता है तो वो होता है पर्सनल अकाउंट। इसमें रिसीवर जो पाने वाला है वो डेबिट और जो देने वाला है वो क्रेडिट। एकदम सिंपल है। जो भी कंपनी या आदमी के नाम से होगा वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट घाटा नफा जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। घाटा नफे के अंदर डेबिट करते हैं सारे घाटे और खर्चों को, क्रेडिट करते हैं सारे फायदे और इनकम को। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा सेल डे बुक में सोर्स डॉक्यूमेंट या मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो सेल इनवॉइस। परचेज डे बुक में परचेज इनवॉइस। सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न में डेबिट नोट। कैश बुक में कैश इन हैंड। ठीक है, कैश बुक किस लिए बनाई जाती है, ताकि एंड में जाके अपन कैश इन हैंड निकाल सके। उसके अलावा लेजर जो है फाइनल बुक ऑफ एंट्री है। प्राइमरी बुक कौन सी होती है, कैश बुक या आपकी जो भी डे बुक या आप बोलते हो जनरल लेजर, ये सब होती है प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक से वापस अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम में फाइनल बुक ऑफ एंट्री में डालते हैं, जिसमें हर एक का अलग अलग खाता बनता है। जयप्रकाश का अलग बनेगा, रविंद्र का अलग बनेगा, कंप्यूटर का अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा। तो वो सारी होती है लेजर। तो लेजर के अंदर, लेजर को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ट्रांजैक्शन जो होते हैं प्राइमरी बुक से लेजर में डालते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी बुक से जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो फाइनली कहाँ डाले जाते हैं, तो लेजर में डाले जाते हैं। 2 तरह के लेजर होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या हो गए, देनदार और लेनदार। इम्पर्सनल में क्या हो गए, कैश बुक और जनरल लेजर। ये रट के जाना आप भैया। ट्रायल बैलेंस से क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे ये वर्ड ग्रॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट या लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए कि हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है। तो आपको अगर पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लॉस, ग्रॉस पूछा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट, नेट पूछा जाए, नेट खर्चा निकालने के बाद, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक में ग्रॉस है एक में नेट है। एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन रह गया, वो और देख लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। कहाँ गया भाई बैलेंस शीट, वो कहाँ गई बैलेंस शीट, किसी को दिख रही है क्या इसमें? अपने अपने बुक में देख के बताओ ना यार, बैलेंस शीट कहाँ गई? हटा ही दिया क्या इसमें से? ये तो शुरू में आ गया अपन।
ट्रेल बैलेंस आ रहा सर केवल एक। अरे यार चलो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगी? बैलेंस शीट फ्रॉम ट्रायल, क्या था भाई मैं खुद ही भूल गया। बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का तो आप गुड्स वुड्स ये खुद ही कर लोगे, वो तो आपको ही पता है मैन्युफैक्चरिंग से क्या बनेगा, कितना माल बना है वही होगा, छोटे मोटे तो आप कर लोगे। क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इतना ही है सर, वो हटा दिया इसमें से मैं पढ़ रहा। बैलेंस शीट फॉर पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर पर्टिकुलर पीरियड। बैलेंस शीट फॉर बैलेंस शीट जो होती है पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती है। ठीक है, आप इतना ही रखो, आपके 4-5 में से 4 नंबर तो आ ही जाएंगे इतने में से, बाकी झंझट पालने की जरूरत नहीं है। ये जितना दिया है उसमें कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो रट के चले जाना। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ रटना ही पड़ेगा। इसमें इतना ही है, अगर ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे ना ये 2 नंबर भी नहीं आएंगे। सही बात है, क्योंकि ये मैं भुगत चुका हूँ, अकाउंट्स का पूरा पेपर निकाला मैंने इसमें, तो उसी में मैंने 2 बार दिया था, बाकी कोई सब्जेक्ट मैंने 2 बार दिया ही नहीं। सर आप गॉड गिफ्ट हो सर। गॉड गिफ्ट नहीं होना तभी तो 2 बार दिया था। तो एक ही पेपर तो 2 बार दिया बस आपने, बाकी सब निकल गए ना। इसके बाद में ग्रीवेंस रिड्रेसल, यही खत्म है सर ये 2 पन्नों पर। हाँ ये तो पीपीआई गाइडलाइन आपको पता ही है। प्रोटेक्शन ये तो अंडरलाइन करके जाओ, ये फुल फॉर्म तो आ भी सकता, आया कभी नहीं है, मैंने नहीं देखा है, बट ये तो वैसे भी पता होना चाहिए आपको, कोई वैसे ही पूछ लेना पीपीआई क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002। उसके बाद में 2017 में अमेंड हुआ। इसके अंदर वही सब चीजें हैं कि पॉलिसी कितने टाइम में बननी चाहिए, सर्वेयर का भी है कि आप रिपोर्ट कितने टाइम में दोगे, कस्टमर को कॉपी दोगे। उसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर इंश्योरेंस कंपनी का एक इफेक्टिव ग्रीवियंस रेड्रेसल सेल होना चाहिए, कस्टमर केयर सेंटर होना चाहिए, ताकि जहाँ पे कंप्लेन जाए और वो जो बंदे हैं वो सिर्फ कंप्लेन पे ही काम करें। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, तो ये जीआरओ होना चाहिए हर कंपनी में, ये पीपीआई गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम मतलब आप कॉल सेंटर, मतलब आप कैसे कैसे दे सकते हो, मेल डाक कर सकते हो, आप उसको मेल कर सकते हो, ये सारे सिस्टम में होने चाहिए। चैट बोर्ड से दे सकते हो, आप व्हाट्सएप से कंप्लेन कर सकते हो, फ़ोन करके कंप्लेन कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, रजिस्टर लेटर भेज सकते हो। और फिर उसको वापस ट्रैक कैसे करोगे? तो जो आपको बीमा कंपनी एक नंबर देती है ना, कंप्लेन नंबर, वो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम का ही पार्ट है। क्लोजर ऑफ कंप्लेन, द इंश्योरर हैज एक्सेप्टेड टू रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेंट फुल्ली, और मतलब उसने मान ली है, कंप्लेंटेड हैज इंडिकेटेड इन राइटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ इंश्योरर। तो ये सारे उसके तरीके हैं कैसे कैसे
क्या क्या कब कब होना चाहिए पीपीआई गाइडलाइन में लिखा हुआ है। इसमें से आज तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं। ये भी मेरी तरह ये भी आगे चल जाते हैं देख के। अरे वाह, लॉस ऑफ प्रॉफिट आया, LOP। भाई कल कल छुट्टी थोड़ी है तुम्हारी, नहीं सर। कल छुट्टी नहीं है। कल तो जन्माष्टमी है ना यार। हाँ सर, जन्माष्टमी है कल। तो कल जाए तो घर छुट्टी नहीं है उसमें। सुबह रख लेते हैं सर। आओ, मैं वही कह रहा हूँ, या तो सुबह रख लो। अब 20 पन्ने बचे हैं, 20 पन्ने सुबह हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। हाँ सुबह ही कर लो सर आप। सुबह कर लेते हैं चैप्टर 17। कितने चैप्टर और बच गए?